कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा से पढ़ रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो हम लोग देखते हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन से जो नेक्स्ट यूनिट 9 को देखते हैं। और आज हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियों के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे पूरे इसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। आज के वीडियो में देखते हैं कि ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां जो होती है ना, वो कैसे कैरी करती है पूरे शरीर में। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किस माध्यम से होता है, शुद्ध रक्त कैसे जाता है और अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कैसे शरीर में आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखें यहाँ पे और जाने कि रक्त वाहिनियां क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्लड वेसल्स की बात करें। रक्त वाहिनियां जो होती हैं, हेडिंग देंगे आप लोग और लिखेंगे कि रक्त वाहिनियां क्या होता है। तो रक्त वाहिनियां का हो गया मुख्य कार्य कि रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये क्या हो गया? रक्त संचरण के लिए। रक्त संचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। यहाँ पे क्या दिया? रक्त संचरण यानी कि सर्कुलेशन। तो रक्त संचरण के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। याद रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया? पहला हो गया, इसको बोलेंगे धमनियां। पहला जो हो गया उसको बोलते हैं आर्टरीज, धमनी यानी कि जो शुद्ध रक्त को कैरी करता है। और शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जो ऑक्सीजनेटेड हो यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त हो उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया? पहला धमनियां हो गया, आर्टरीज। दूसरा लिखेंगे रक्त कोशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। धमनी सबके बाद रक्त कोशिका बनती है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज। इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा जो हो गया इसको बोलते हैं सिराएं यानी कि वेन्स। तो हम लोग कुल मिलाकर यहाँ पे जाने क्या कि रक्त वाहिनियां जो होती है रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है, होल पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे पहला हम देखें धमनियां, रक्त कोशिकाएं और इसके बाद हो गया सिराएं। अब धमनी का क्या काम है इसको देखते हैं। धमनियां लिख करके अंडरलाइन देंगे और लिखेंगे इसमें यह शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड O2 युक्त रक्त को हृदय से, याद रखेंगे कहां से? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। धमनी का मुख्य रूप से काम क्या हो गया? आर्टरीज जो हो गया शुद्ध रक्त को, यानी कि जब हम रिस्पायरेशन की क्रिया करते हैं और जब हम श्वसन कार्य करते हैं तो ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़ा में गया तो यह क्या करेगा कि शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से यानी कि हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो यह काम करेगा धमनियां। क्लियर है? ऑलराइट। अब आगे देखिए यहाँ पे कि एक एक्सेप्शनल है स्टार, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत सारा पूछता है एग्जाम में कि वैसा कौन सा धमनी है जो शुद्ध रक्त को नहीं वहन करती है, यानी कि आर्टरीज होने के बाद भी वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करता है। तो आइए यहाँ पे देखें हम लोग। यहाँ पे क्या दिया कि फुफ्फुस धमनी जो हो गया ना, याद रखेंगे फुफ्फुस धमनी यह एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है। यह अपवाद क्यों है? जो अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा यानी CO2 युक्त रक्त जो हो जाएगा उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। और यहाँ पे फुफ्फुस धमनी होते हुए भी मतलब क्या दिया कि आर्टरीज होने के बाद भी यह एक्सेप्शनल है, अपवाद में है, जो कि क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाएगा। पहला हम लोग देखे धमनी जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और दूसरा क्या हो गया? फुफ्फुस धमनी है। याद रखेंगे धमनी मतलब आर्टरीज है, यह अपवाद में है, जो अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहां से? फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। यानी जब दोबारा रेस्पिरेशन क्रिया होगी और CO2 को बाहर करते हैं तो उस प्रक्रिया में यह क्या करेगा? फेफड़ा से हृदय तक ले जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि धमनियों की दीवारें यानी कि धमनी की दीवारें ना, आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। कैसा होगा? मोटा। इसके साथ ही क्या होगा? लचीली होती है, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, लचीला हो गया। तो धमनी की दीवारें जो होती है वो मोटी होती है, लचीली होती है तथा कपाटहीन, विदाउट वाल्व होता है। इसमें किसी जगह वाल्व नहीं होता है। तो ये हम याद रखेंगे धमनी का जो कौन सा मोड हो गया, इसका बनावट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो धमनी की वाल जो हो गई वो मोटी हो गई, लचीली यानी इलास्टिक युक्त हो गई और कपाटहीन यानी विदाउट वाल्व होती है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि केशिकाएं किसको बोलते हैं। तो केशिकाएं लिख के अंडरलाइन करेंगे। यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं होती है। केशिका यानी कि जो सेकंड पार्ट हो गया धमनी के बाद जो जुड़ा होता है, छोटे छोटे नलिकाएं होती हैं उसको केशिका बोलते हैं। और केशिका का काम क्या हो गया? तो केशिका जो हो गया मुख्य रूप से यह अत्यंत महीन, देखिए क्या बोल रहा है? महीन यानी कि पूरा महीन, और रक्त नलिकाएं बहुत सारा छोटे छोटा ऐसा करके ये केशिकाएं हो गया। और ये महीन नलिकाएं है, यह एपिथेलियम के एक स्तर की बनी होती है। किसका बना होगा? तो एपिथेलियम लेयर से बनता है। याद रखेंगे कि केशिकाएं जो हो गया एपिथेलियम के एक स्तर से बनी होती है, उसका एक लेयर से बना होता है। और केशिकाओं की दीवार, अब केशिका जो हो गया इसका जो वॉल हो गया केशिकाओं की दीवार, जल में घुले हुए भोज्य पदार्थ, जल में जो भोज्य पदार्थ घुलेगा एवं उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो हो गया, उपापचय क्रिया के बाद जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेगा और जल में घुला हुआ जो भोज्य पदार्थ हो गया, इसको इसके साथ ही O2 यानी ऑक्सीजनेटेड तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डीऑक्सीजनेटेड
पारगम्य में होती है, ट्रांसपेरेंट, मतलब पारगम्य मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करेगा। किसको ट्रांसफॉर्म करेगा? तो इसकी जो केशिकाओं की जो दीवार होगी वह जल में घुले हुए भोज्य पदार्थ का ट्रांसफॉर्म करेगा, पारगम्य हो गया। इसके साथ ही उत्सर्जी पदार्थ को भी ट्रांसफॉर्म करेगा, इसलिए पारगम मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करेगा। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या कहलाएगा? पारगम्य हो गया। केशिकाएं जुड़कर सिलिकाएं बनाती है। सारा ये केशिकाएं जब आपस में जुड़ गई ना तो यही जुड़ के आपस में क्या बना देगा? सिलिकाएं। याद रखेंगे इसको, वेन्यूल्स बना देगा। क्या बनाएगा? वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स जब बन जाएगा ना तो यही आपस में जब सिलिका यानी वेन्यूल्स सब आपस में जब जुड़ जाएंगे तो वो सिराएं यानी कि वेन्स बना देगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि आर्टरीज, केशिकाएं और वेन्स। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला कि वेन्स का क्या काम हो, यानी कि सिराएं का क्या काम। तो तीन चीजें हम लोग जाने कि रक्त वाहिनियों में रक्त का परिसंचरण तीन मोड में होता है। धमनी आर्टरी से होता है, रक्त कोशिकाएं ब्लड कैपिलरी से होता है, और तीसरा हम लोग देखें सिराएं यानी कि वेन से होता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध रक्त बोलते हैं, जो कहां से? धमनी के द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त को, CO2 युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से या फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। तो यहाँ फेफड़ा में जाएगा, फिर हृदय में जाएगा। धमनी की दीवार जो होगी मोटी होगी, फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक, लचीली होगी, और इसके साथ ही कपार्टमेंट विदाउट वॉल्व होगा। और केशिकाएं जो होगी अत्यंत महीन नलिकाएं होगी, जो किसकी बनी होगी? तो एपिथेलियम की एक स्तर की बनी होगी। और केशिकाओं की दीवार क्या करेगा? जो जल में घुले हुए भोज्य पदार्थ, जब खाना खाते हैं और जल में जो घुला हुआ भोज्य पदार्थ होता है जिसको डाइल्यूट करता है या फिर जिसको उपापचयी क्रिया के द्वारा खाना पचता है, एवं उत्सर्जी पदार्थ मतलब शरीर में भोजन के पचने के बाद जो अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसको अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और ऑक्सीजन युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन CO2 के लिए पारगम्य होता है। केशिकाएं जुड़कर सिलिकाएं बनाएगी जिसको वेन्यूल्स बोलेंगे। और सारे केशिकाएं जब जुड़ गए तो वह सिलिकाएं बनाएगी, और सिलिकाएं जब आपस में जुड़ जाएगी तो सिराएं यानी कि वेन्स बनाती है। अब इसको आप जल्दी से पॉज करें और पॉज करके सिस्टमेटिक आप उतार लें 1 2 3। इसके बाद पहला डिस्क्रिप्शन हो गया धमनी का, दूसरा डिस्क्रिप्शन हो गया केशिकाएं का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा डिस्क्रिप्शन हम जानेंगे शिराओं के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह आपका परिवहन चैप्टर का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे यूनिट 9 के थ्रू हम लोग आज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं रक्त वाहिनियां। ओके, तो यहाँ तक आप जल्दी से इसको राइट डाउन कर ले। वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अब देखिए, अब सिराओं के बारे में जानते हैं। सिराएं क्या होती है? इसको वेन बोलते हैं। और वेन्स का क्या काम होता है इसको देखें। तो सिराएं जो है वेन्स या अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। सिराओं का काम है, जो वेन्स होते हैं वो अशुद्ध रक्त को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को विभिन्न अंगों से, शरीर के सारे पार्ट से यानी कि प्रत्येक सेल से उसको लेकर कहाँ पहुंचाता है? हृदय में पहुंचाता है, हृदय तक लाती है। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है। जैसे हम लोग धमनी में अपवाद देखे थे फुफ्फुस धमनी, वैसे ही फुफ्फुस सिरा भी अपवाद है। इसमें क्या होता है इसको देखें हम लोग। फुफ्फुस सिराएं जो होती है ना, ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है, जो शुद्ध मतलब O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाती है। O2 शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड रक्त को क्या करता है? फेफड़ा से हृदय में लाती है। और सिरा की दीवार जो होती है, जो इसका वेन्स की दीवारें जो होती है ना, वो धमनी की अपेक्षा पतली होती है। यानी वेन्स की दीवार आर्टरी की दीवार के जो तुलना में क्या हो गया? पतला होगा। तो यहाँ पे हम देखिए कि सिरा की दीवार जो हो गई धमनी की अपेक्षा पतली होती है। सिराओं में कपाट लगा होता है, एक वाल्व होता है सिरा में जो होता है ना, एक वाल्व, इस तरह से कपाट लगा होता है। इसका काम क्या होता है? जो रक्त को केवल हृदय की तरफ जाने देता है, वन वे डायरेक्शन होता है। ब्लड को सिरा वाला जो भाग है हृदय की तरफ जाने देता है, लेकिन रिटर्न नहीं आने देता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? सिराएं। यह सिरा में जो कपाट होगा वह रक्त को, ब्लड को केवल हृदय, वन वे डायरेक्शनल होगा, जो हृदय में जाने देगा, लेकिन हृदय से रिटर्न सिरा में नहीं आने देगा। तो ये आपको हो गया इसका सिरा वेन्स के बारे में जान के। अब अगला हो गया लिम्फ यानी लसिका। जो लिम्फ पाया जाता है ब्लड में, उसका क्या काम है उसके बारे में जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तक कोशिकाओं के बीच, जितने कोशिकाओं का समूह हो गया उसको उत्तक बोलेंगे। तो इसके बीच WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस जो होते हैं सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं। यानी कि उत्तक क्या हो गया? कोशिकाओं के बीच जितने भी टिश्यू हो गए उस कोशिकाओं के बीच में WBC श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हो गया सहित, यानी कि लसिका में WBC पाया जाएगा। और रक्त प्लाज्मा को, वैसे रक्त प्लाज्मा जिसमें WBC पाया जाएगा और जो कोशिकाओं के बीच स्थित हो उत्तक कोशिकाओं को, उसे ही लसिका या उत्तक द्रव अथवा लिम्फ कहते हैं। क्लियर हो गया? लसिका में WBC पाई जाती है। हम क्या लिखें, राइट डाउन करें इसको कि लसिका में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं।
परंतु आरबीसी नहीं पाया जाता है। यानी कि लिम्फ में, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लिम्फ में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है परंतु आरबीसी नहीं पाया जाता। इसलिए लसिका को लिम्फ को रंगहीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो लिम्फ हो गया ना वो रंगहीन कहलाएगा और कुछ पीला भाग होता है। जो ब्लड से सीरम या लसिका जो लिम्फ निकालते हैं वह रंगहीन होगा। क्यों रंगहीन होगा? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, जिस कारण से लिम्फ क्या होगा? तो यह रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा और हल्का पीला, मतलब कुछ पीला जैसा दिखता है। लसिका से, अब देखिए लिम्फ जो है, लिम्फ उससे क्या होगा कि लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन, जो भोजन पच गया था, हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिका में विसरित होता है। लसिका से बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो गया यहाँ पे कि लसिका से कौन कौन सा काम होगा। तो लसिका जो होगा ना उससे ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन, जो भोजन डाइजेस्ट हो गया, पच गया, और हार्मोन्स, शरीर में जितने हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है हमेशा उत्तक की कोशिका, मतलब टिश्यू का जो यूनिटी हो गया ना, जो समूह हो गया, तो उत्तक की कोशिका में विसरित होते रहता है, वह उसमें ट्रांसफॉर्मिंग होते रहेगा, विसरित होते रहेगा। अब आगे देखिए उत्तक की कोशिका से रिटर्न क्या आएगा। तो उत्तक की कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जित पदार्थ, तीन चीज याद रखेंगे कि उत्तक की कोशिका से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जित पदार्थ लसिका में विसरित होता है। तो दो चीज यहाँ पे याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि लसिका जो हो गया से, मतलब लसिका से क्या क्या आउट होगा, इसको हम लोग जाने कि लसिका से ऑक्सीजन युक्त O2 यानी ऑक्सीजन, बचा हुआ भोजन और हार्मोन, ये लसिका से जो निकलेगा, सो ध्यान में रखेंगे लसिका से निकलने वाला पार्ट जो हो गया, हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिका में विसरित होता है। यानी कि लिम्फ से जो निकलता है लसिका से, यह लिम्फ में विसरित होगा, जबकि उत्तक की कोशिका से, ये लसिका से निकला, अब उत्तक की कोशिका से क्या होगा, तो जो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वह इसके साथ क्या हो जाएगा, जल तथा उत्सर्जित पदार्थ, मतलब शरीर में बने हुए उपापचय क्रिया के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो हो गया, जिसको हम लोग मल मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जित पदार्थ, लसिका में विसरित होता है। और यह क्या कहलाएगा, लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। याद रखेंगे कि लसिका में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्या देखें यहाँ पर कि शिराएं जो हो गई वह शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को यानी कि CO2 युक्त रक्त को हृदय से सभी भाग में विभिन्न अंगों से हृदय पहुंचाएगा। फुफ्फुस शिराएं जो है अपवाद में होगा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाएगा और इसको क्या करेगा, फेफड़ा से हृदय में पहुंचाएगा। याद रखें इसको। शिरा की दीवार जो होती है धमनी की दीवार से पतली होती है, शिरा में कपाट भाल्व लगा होता है जो रक्त को वन वे डायरेक्शनल हृदय में तो जाने देता है, लेकिन हृदय से रिटर्न शिरा में वापस नहीं आने देता है। फिर हम लोग क्या देखें, लसिका जिसको लिम्फ बोलते हैं, यह उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित होता है, जिसमें WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसका मुख्य काम क्या हो गया कि रक्त प्लाज्मा को, लसिका या उत्तक उसको बोलेंगे, इसमें WBC पाया जाता है परंतु RBC नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह रंगीन होता है और इसका कलर हल्का सा पीला होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर लसिका से क्या निकलेगा, तो लसिका से O2 मतलब ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन और हार्मोन हमेशा उत्तक की कोशिकाओं को मिलेगा। लिम्फ से उत्तक की कोशिकाओं को मिलेगा ऑक्सीजन, उसके साथ हार्मोन मिलेगा और बचे हुए भोजन का पार्ट है वह मिलेगा। और रिटर्न क्या आएगा कि उत्तक की कोशिकाओं से, मतलब कोशिका से क्या प्राप्त करेगा लसिका, तो उससे प्राप्त करेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी प्राप्त करेगा तथा उत्सर्जित पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ के बाद जो शरीर में उत्सर्जित पदार्थ बनता है उसको लसिका फिर विसरित करेगा। और इसमें लसिका में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। इस तरह से हम लोग आज देखें कि रक्त वाहिनियाँ कैसे काम करती है, और अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे रक्तचाप के बारे में। इस तरह से हम लोग का यह परिवहन चैप्टर जो है यूनिट 9 आज कंप्लीट हो गया और लास्ट यूनिट नेक्स्ट डे को देखेंगे। वीडियो पर बने रहे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।